हाय मित्रों, द स्टडी आइस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त सनोप देवासी अभी आपके सामने अपना विजन आईएएस का टेस्ट 3 है वो लाना जा रहा हूँ, जो आपके आगामी एग्जाम 2022 जून में होने वाला है। उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर देखिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं और साथ में इसमें आपको बता दूं कुछ करंट के क्वेश्चन भी हैं। इस दृष्टि से देखें तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ये निक्षेपण मृदाएं हैं। आपको बताना है ये मृदाएं हैं जो उसका वर्णन कर रखा है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं द्वारा वाहित एवं निक्षेपित किया गया है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टा और नदियों घाटियों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं गठन में बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। सामान्यतः इन्हें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। इस मृदा का रंग हल्के भूरे से राख भूरा जैसा होता है तथा इन मृदाओं की गहन कृषि की जाती है। आपको ये बताना है। जो ये मृदा का वर्णन दे रखा है, ये कौन सी मृदा का वर्णन है, आपको सही बताना है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, आप सबको ध्यान होगा, जो नदी सरिताओं के माध्यम से जो भी मृदा का निर्माण होता है वो वास्तव में जलोढ़ मृदा होती है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर ये कह रहा है, तटीय प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको तटीय प्रवाल भित्तियों के संबंध में बताना है। तटीय प्रवाल भित्तियों ऐसी प्रवाल वेदिकाएं होती है जो मुख्य भूमि से बाहर की ओर विस्तारित तट के निकट स्थित होती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा कह रहा है, ये सभी उत्तरी लेगून द्वारा तट से पृथक हो जाती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, दोनों कथन हमारा सत्य है। ये वास्तव में तट से सटी होती है, आपको ये भी ध्यान रखना। और साथ में ये एक तट के बीच लेगून का निर्माण भी करती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारे दोनों कथन सत्य हो गए, तो 2 का आंसर सही सी ऑप्शन हो गया। आपको सही पूछा है, ये ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर ये कह रहा है, निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी विधि मृदा अपरदन को कम करने के उपाय के रूप में कार्य करती है। आपको बताना है, इसमें जो विद्या दे रखी है ये मित्रों कृषि की विद्या है जो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। आपको ये बताना है। पहला कह रहा है, समुच्चयरेखीय जुताई, पाटीदार सस्यन, पातरोधक, आवरण खेती और मिश्रित खेती। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ, इसमें हमारा कथन डी सही होगा। जो सभी कृषियाँ हैं वो मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करती है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में mRNA प्रौद्योगिकी, आपको mRNA प्रौद्योगिकी के बारे में बताना है कि क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। mRNA प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो mRNA टेक्नोलॉजी है इस संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, ये एकल रज्जु आरएनए कुंडली है, किसी भी जीन की रज्जुओं में एक के लिए पूरक होती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। ये टीके के विकास के समय और लागत को कम करने में सहायता करती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। क्या समय और लागत में कमी करती हैं या नहीं करती हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, इसका उपयोग आनुवंशिक विकारों के उपचार हेतु किया जा सकता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, आप एलिमिनेशन मेथड से देखोगे तो आप सभी को पता होगा, जो टेक्नोलॉजी होती है जैविक, तो वो आनुवंशिक विकारों को ठीक करने के उद्देश्य से ही होती है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये कथन असत्य हो गया और ये कथन असत्य हो गया, क्योंकि तीसरा हमारा कथन सत्य है। आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी होना तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर 3 तो होगा, सॉरी, क्योंकि हर कोई टेक्नोलॉजी होती है उसमें आनुवंशिक विकार होते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा या तो ऑप्शन सी सही होगा और यह ऑप्शन डी सही होगा। तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया, ऑटोमेटिक दोनों में आ रहा है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। इस समय और लागत दोनों में सहायता करेगी। और साथ में पहले कथन के बारे में बता देता हूँ मित्रों, हमारा ये भी कथन सत्य है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो हमारे तीनों कथन सत्य हो गए, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर डी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, भारत के अर्ध सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आपको जो अर्ध सदाबहार वन है भारत में पाए जाने वाले, इसके बारे में बताना है। जो कथन दे रखे सही कथन आपको पूछा, ये भी ध्यान रखना, सही कथन बताना है। इसमें पहला कह रहा है ये वन सदाबहार और नम पर्णपाती वृक्षों के मिश्रण है। आपको बताना है ये वन सदाबहार और जो नम पर्णपाती वन है उनका मिक्सर है या नहीं है। ये अंडमान, पश्चिम घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। आपको बताना इनका जो वितरण है कि इस क्षेत्र में है या नहीं है। इन वनों में 200 से 250 सेमी के बीच वर्षा होती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। आगे कह रहा आर्किड, कदम, लॉरेल, सफेद देवदार, होलक इन वनों की प्रमुख प्रजाति। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य कि ये इनकी प्रमुख प्रजाति है या नहीं है। तो मित्रों आप सभी को बता देता हूँ, हमारा पहला कथन सत्य है, क्योंकि ये जो अपने सदाबहार वन होते हैं और पर्णपाती वन होते हैं उनका मिक्सर रूप है, इसलिए इनको अर्ध सदाबहार वन कहा गया। आपको ये थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी होता तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते थे। दूसरा कथन कह रहा है मित्रों, जो ये वास्तव में उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर सदाबहार वन है और जहाँ पे पर्णपाती वन है, उनके जो मध्य का क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है, वहाँ पे ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये सदाबहार वन अंडमान निकोबार भी है, पश्चिम घाट भी है, पूर्वोत्तर क्षेत्र भी है, बंगाल की खाड़ी है, उड़ीसा भी है। तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। और साथ में जो वृक्षावन की जो वर्षा होती है वो 200 से 250 के बीच में होती है। आप पता होगा सदाबहार वन की 250 से भी अधिक होती है, तो इसको सामान्यतः 200 से 250 के बीच में रखा जाता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। और साथ में जो ये नाम दे रखे ये इन्हीं अर्ध सदाबहार वनों के हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो हमारा 1, 2, 3, 4 सही हो गए। तो इसका सही आंसर हमारा डी ऑप्शन हो गया, 1, 2, 3, 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति सुर्खियों में थी, इसकी अध्यक्षता की जाती है। आपको बताना जो राष्ट्रीय आपदा सुरक्षा समिति है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपको ये बताना है। तो मित्रों आपको पहला कथन दे रखा प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, पर्यावरण मंत्री के द्वारा और कैबिनेट सचिव के द्वारा। आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। अब या तो आप सोचोगे ये आपदा प्रबंधन का है तो पर्यावरण मंत्री हो सकता है या गृह मंत्री हो सकता है, लेकिन आपको बता देता हूँ इसमें कैबिनेट सचिव होता है। जो समिति होती है ना उसमें कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है, आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर डी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन नीति के संबंध में है। वन नीति 1988 की उद्देश्य आपको बताना है। जो 1988 में वन नीति आई थी उसके उद्देश्य क्या है। इसमें पहला कह रहा 25% भौगोलिक क्षेत्र को वनावरण के अंतर्गत लाना। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा देश की प्राकृतिक विरासत, उसकी जैव विविधता, आनुवंशिक मूल का संरक्षण करना। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। क्या प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और जो आनुवंशिक मूल है उसका संरक्षण करना उसका उद्देश्य है या नहीं है। सामाजिक वानिकी और निम्नीकृत भूमि पर वनीकरण के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि करनी। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको दूसरा कथन और तीसरे कथन से कॉमन सेंस सोचोगे तो आपको पता होगा ये तो हर किसी नीति का उद्देश्य यही होता है कि अपनी प्रकृति का संरक्षण करना और जो भी वन है उनको बढ़ाना, जहाँ भी वन की कमी है उनको बढ़ाना। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन तो सत्य हो जाता है, तीसरा भी सत्य हो जाता है, क्योंकि वानिकी के माध्यम से वृक्षारोपण करना और जो बेकार भूमि पड़ी है, निम्नीकृत भूमि है, उस पर भी वृक्षारोपण करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और आपको ये भी साथ में बता देता हूँ मित्रों, आप सभी को पता होगा भारत में 25% भौगोलिक क्षेत्र वनावरण की बात कभी नहीं, 33% तक तो कार्य क्या रखा है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये पहला कथन असत्य हो गया। आपको ये भी पता होगा क्योंकि हमारे वनावरण में नीति है वो 33% की बात कर रही है। इस दृष्टि से देखें तो आप अगर ये निकाल देते तो हमारा ऑप्शन केवल और केवल बी बचता है एलिमिनेशन मेथड से। मित्रों एलिमिनेशन मेथड लगाना आप आसानी से आंसर निकाल पाते हो। अगर आपको तीनों ऑप्शन या 4 ऑप्शन जो भी है वो पता नहीं है फिर भी आप आंसर निकाल सकते हो, आपको एक भी ऑप्शन सही ढंग से पता होता है। तो इस दृष्टि से इसका सही आंसर बी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पी तरंगों एस तरंगों के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। आपको जो भूकंपीय तरंगे हैं पी तरंगे और एस तरंगे, इनके मध्य अंतर बताना। मित्रों ये ध्यान रखना इसमें ये कथन पूछा सही नहीं है, आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है
क्योंकि जो सही बातें हैं वो आपको नहीं लगानी, जो गलत बातें हैं वही आपको बतानी है। पहला कथन कह रहा है एस तरंगे पी तरंगे की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से गमन करती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा कह रहा है पी तरंगे के विपरीत एस तरंगे गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के माध्यम से गुजर सकती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। क्या कि ये कह रहा है कि जो पी तरंगे हैं वो गैस, तरल, ठोस से नहीं निकल सकती है, लेकिन एस तरंगे निकल सकती है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, जो एस तरंगे हैं वो इस तीनों माध्यम से नहीं निकलती है, जबकि पी तरंगे हैं वो तीनों माध्यम से निकल सकती है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन गलत हो गया। लेकिन मित्रों हमारा आंसर सही होगा, कथन गलत है, लेकिन आपको गलत कथन ही पूछा तो इसका सही आंसर ये होगा। और पहले कथन के बारे में बता देता हूँ, तो मित्रों ये भी हमारा कथन गलत है। जो ये कहना एस तरंगे पी तरंगे की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से गमन करती है, तो हमारा ये आंसर गलत है, क्योंकि जो पी तरंगे होती हैं वो तीव्र गति से गमन करती हैं। इस दृष्टि से हमारा ये आंसर ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि आपको गलत ही पूछा है। तो इसका सही आंसर मित्रों सी होगा। दोनों गलत है हमारे, इस दृष्टि से सही एक और दो दोनों हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिम नदी हुआ करती है। मित्रों आपको जो हिम क्षेत्र में हुआ करती पाई जाती है उसके बारे में बताना है कि कौन सी हुआ करती हिम क्षेत्र से संबंधित है। उपरोक्त में आपको सही कथन बताना है। तो मित्रों आपको पहले कथन के बारे में बता दो सर्क। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो आपको बता देता हूँ, ये हिम आकृति है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य हो गया। और जो फ्योर्ड है ये भी मित्रों हिम आकृति है, आपको ध्यान रखना चाहिए, हमारा ये भी कथन सत्य हो गया। और जो हॉर्न है, हॉर्न भी मित्रों हमारा हिम आकृति है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा 1, 2 और 3 सही हो गए। लेकिन जो मित्रों ये स्टैक है ये हिम आकृतिक नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा 4th नंबर ऑप्शन इज अ रॉन्ग हो गया। तो इस दृष्टि से आपका 1, 2, 3 सही हो गया। तो सही कथन ही आपको पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है शीत ऋतु के दौरान, आपको शीत ऋतु के बारे में बताना है, के दौरान दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है। क्यों? आपको बताना है कि हम सर्दी के काल में हम दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत, जो उत्तरी भारत है उसमें ठंड ज़्यादा महसूस करते हैं। ये कारण क्या है, इसके आपको कारण बताना है। पहला ये कह रहा उत्तरी भारत महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। आपको बताना है कि ये महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है या नहीं है। दूसरा कह रहा निकटवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि जो हिमालय क्षेत्र में हिमपात होता है इससे शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है। ये कथन हमारा सत्य है या असत्य है। तीसरा कह रहा है ये स्थित कैस्पियन सागर से भारत की उत्तरी भाग की ओर प्रभावित होने वाली ठंडी पवनों के कारण उत्पन्न होती है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा ये महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र का अनुभव करता है उत्तरी भारत का क्षेत्र। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और जो ये दूसरा कह रहा है हिमपात, आप सभी को पता होगा हिमालय में जो हिमपात होता है उस दृष्टि से उत्तरी भाग हिमालय के नज़दीक है, तो हमारा ये भी कथन सत्य होगा। साथ में आपको ध्यान होगा पश्चिम विक्षोभ जो कैस्पियन सागर से ठंडी धाराएं लेके आता है, इस दृष्टि से भी इस क्षेत्र में थोड़ा ठंडा ज़्यादा होता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर डी हो गया, 1, 2 और 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है इस प्रकार की जलवायु में वर्षा वितरण पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में होता है। आपको जो जलवायु क्षेत्र की विशेषताएं दे रखी है उसके बारे में बताना है। जहाँ पे वर्षा का वर्ष जो पूरे वर्ष वर्षा होती है, आपको ये कह रहा है इसमें ग्रीष्म ऋतु के दौरान अधिकतम वर्षा 7 वर्षा के द्वारा होती है। आपको ये बताना है कि इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है गर्मी काल में वो 7 वर्षा के द्वारा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। साथ में ये कह रहा वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। आपको बताना है इस क्षेत्र में वार्षिक तापांतर भी बहुत अधिक होता है। इस प्रकार की जलवायु दक्षिण गोलार्ध में अनुपस्थित होती है। आपको ये भी बताना है कि ये जो जलवायु है ये दक्षिण
भारत में दक्षिण गोलार्ध में उपस्थित नहीं होती है। कास्ट क्रम यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र की कास्ट क्रम है, जो लकड़ी का कार्य है वो प्रमुखता से किया जाता है, आपको ये बताना है। तो मित्रों इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप सभी को पता होना, जो लकड़ी का कार्य है वो ये तो कंफर्म है कि ये जो अपने भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में नहीं होगा। जैसे भूमध्य रेखा क्षेत्र है उस क्षेत्र में नहीं होगा, ये उत्तरी क्षेत्र में ही होगा। आपको ये भी कह रहा है कि ये जलवायु है वो दक्षिण में अनुपस्थित है, इसका आश्रय होगा ये उस अक्षांशों पे होगी। आपको ये थोड़ा कॉमन सेंस से सोचना चाहिए कि अगर दक्षिण में नहीं है तो उस अक्षांशों पर होगी। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा ब्रिटिश वाली ये कैंसिल कर देते हैं। उस अक्षांशों पे कौन सी पाई जाती है आपको पता ना। आप नाम से अगर साइबेरिया के बारे में जानते हो तो आपको आसानी से इसका आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि जो अपनी साइबेरियाई जल है ये उस अक्षांशों पे होती हैं। ये जलवायु दक्षिण गोलार्ध में अनुपस्थित पाई जाती है। आपको ये भी बता देता हूँ, इस क्षेत्र में जो लकड़ी का कार्य है वो प्रमुखता से किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से इसका सही आंसर मित्रों साइबेरियाई तुल्य जलवायु होगा, ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मर्दाओं के संबंध में है। भारत में काली मर्दाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ये मर्ण में गहरी और अपारगमी होती है, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। ये लंबे समय तक नमी बनाए रखती हैं, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। इन मर्दों के विकास केवल प्रायद्वीपीय पठार के उच्चतर क्षेत्रों में होता है, आपको ये बताना है कथन सत्य है या असत्य। ये सोना, लोहा, मैग्नीशिया, एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको इसके बारे में कोई थोड़ा बहुत ही अध्ययन नहीं है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ केवल और प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो आपको ये थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए कि हर मर्दा होती है ना वो किसी एक क्षेत्र पर निश्चित नहीं होती, वो कहीं कहीं तो पाई जा ही सकती है अन्य क्षेत्रों में। इस दृष्टि से देखें तो ये केवल प्रायद्वीपीय की बात करा ना, ये हमारा कथन गलत हो जाता है और ये इसका सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है। बाकी कथन तो इसके बारे में सही है, लेकिन ये कथन सही नहीं है, आपको सही नहीं है वही पूछा है, ये ध्यान रखना है। ये मर्ण में गहरी और अपारगमी होती है, ये लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, आपको ध्यान रखना। और साथ में इसमें सोना, लोहा, मैग्नीशिया, एल्यूमिना ये जो धातु होते हैं ये भी प्रमुखता से पाए जाते हैं। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य था, ये भी सही था और ये भी सही था, लेकिन जो ऑप्शन सी था वो हमारा सही नहीं था। इस दृष्टि से ये आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 13 नंबर, ये भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है और उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पर होती हैं, आपको ध्यान रखना। ये जो पवने हैं पवनों के बारे में दे रखा है, काल वैसाखी है, लू है, पश्चिम विक्षोभ है, बारदोली सीढ़ा है, इसके बारे में जो विशेषताएं दे रखी है इसके बारे में बताना आपको कौन सी विशेषताएं किससे संबंधित है। ये उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय प्रवाहित प्रचंड धूल भरी और उष्ण और शुष्क पवने हैं, आपको बताना ये क्षेत्र दे रखा है अपना उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ की बात कर रहा है, और ये दिन के समय चलती है, आपको ये भी ध्यान रखना। और साथ में ये प्रचंड तीव्र गति से होती है इसकी, और धूल भरी धूल भी होती है, और उष्ण मतलब इसमें नमी की मात्रा कम होती है और ये गर्म होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो ITCZ है क्षेत्र वहाँ पे विकसित होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आपको जो ये वर्णन कर रखा है और ये भी कह रहा है इन पवनों से प्रत्यक्ष संपर्क घातक हो सकते हैं, आपको ये भी कह रहा है। जो ये वर्णन दे रखा है ये किस पवन का है आपको बता दो मित्रों। तो आपको बता देता हूँ मैं, ये जो वर्णन है ये अपनी जो लू चलती है ना पश्चिम क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे ग्रीष्मकाल के दौरान तीव्र गति से गर्म पवन चलती है, उसे लू के नाम से जाना जाता है। इस दृष्टि से ये वर्णन दे रखा है, ये पूरा का पूरा लू से संबंधित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है देशांतर के संबंध में आपको बताना है। ये कह रहा है देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको देशांतर के संबंध में सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है देशांतर एक कोणीय दूरी है, आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। इसे भूमध्य रेखा के साथ प्रमुख यमोन्तर के
पूर्व और पश्चिम में डिग्री में मापा जाता है, आपको बताना है। यमोत्तर के पास मापा जाता है या नहीं मापा जाता है। भूमध्य सागर के जो भूमध्य रेखी है उसके साथ साथ मापा जाता है या नहीं मापा जाता, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे कह रहा है ग्रीनविच माध्यम समय जो अपना जीएमटी होता है के संबंध में देशांतर का उपयोग स्थानीय समय निर्धारण करने में किया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए जो अपना समय निर्धारण होता है वो देशांतरों के आधार पर ही होता है। जो 82.5 डिग्री है देशांतर वो भारत के समय का आधार है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है मित्रों, और पहला कथन भी सत्य है। ये भूमध्य रेखा पर तुलनात्मक रूप से अपना जो प्रमुख यामांतर है जो इंग्लैंड में है उससे इसका निर्धारण किया जाता है। ये 180 डिग्री होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, 1 और 2 दोनों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है उत्तरी मैदान के संदर्भ में भाबर सर्वोत्तम वर्ण है। आपको भाबर का सर्वोत्तम वर्णन बताना है कौन सा सही है। पहला ये कह रहा है वह क्षेत्र जहाँ अधिकांश मृदा बिना किसी उचित रूप में सीमांकित वाहिकाओं को पुनः विलुप्त हो जाती है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा है वह क्षेत्र जो पुराने और नए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। वह क्षेत्र जहाँ पर्वतों से आने वाली धाराएं व नदियाँ भारी सैलों और गोलाश्मों को जमा करती हैं। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। वह क्षेत्र जो नदियों की प्रौढ़ अवस्था में बनने वाली अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के अभिलाक्षणिक विशेषताओं से युक्त है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो आपको मित्रों पता होगा जो नदी का सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है उसको भाबर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे क्या होता है जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, जो वहाँ से निक्षेप लाती है, वो निक्षेप जहाँ पर वो छोड़ती हैं वही इसका क्षेत्र होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए। पर्वत क्षेत्र में लाके पर्वतों के जो अपना निचला क्षेत्र है वहाँ पे जो नदी की ढाल में कमी होती है वहाँ पर वो अपना निक्षेप छोड़ती हैं, और उस निक्षेप से एक तो वो प्रौढ़ अवस्था में छोड़ती है वो निक्षेपता है मित्रों, जो अपनी युवा अवस्था में वो निक्षेपित करती हैं वो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे उस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। उससे नीचे का जो क्षेत्र है उसको तराई कहते हैं। साथ में उससे नीचे का क्षेत्र होता है वो पूरा जलोढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस दृष्टि से हमारा पहला तो ये कथन नहीं होगा, दूसरा भी सही नहीं होगा। जो तीसरा कथन कह रहा है वह क्षेत्र जहाँ पर्वतों से आने वाली धाराएं व नदियाँ भारी सैलों और गुलाश्मों को जमा करती है। आपको बताना ये कथन होता ना मित्रों, यही हमारा इसका सही वर्णन है। भाबर के संदर्भ में जो पर्वतीय क्षेत्र का निचला भाग है वहाँ पर गुलाश्म और सैल इकट्ठे करती हैं वही क्षेत्र भाबर है। आपको ध्यान रखना।